नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं पढ़ूंगा आपको विज्ञान, ठीक है। और ये हमारी कक्षा 6 की क्लास चल रही है। और अगर बात की जाए चैप्टर की, तो हमारा चौथा चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि हमारे जो आसपास परिवर्तन होते रहते हैं उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अगर लेक्चर की बात की जाए बच्चा, तो ये हमारा जो लेक्चर है वो आपका 16वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैंने 15 लेक्चर आपको और पढ़ाए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आरएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर। इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आपकी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी, ठीक है बच्चा। चलो बेटा देखते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि पार्ट जो है वो हमारा बच्चा चौथा चल रहा है, ठीक है। पार्ट की अगर बात की जाए, चौथा पार्ट है हमारा। और चैप्टर की बात की जाए, ये हमारा क्या नाम है इस चैप्टर का? हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है। क्या परिवर्तन होते हैं विज्ञान के द्वारा, उसको हमने समझा इसमें, ठीक है। अब पूरा जो थ्योरी पोर्शन था बच्चा हमने सब कुछ समझ लिया है। अब बस हमको बेटा इसकी एक्सरसाइज को ही करना है, ठीक है। एक्सरसाइज क्या है वो भी देखते हैं बेटा जल्दी से। पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं पढ़ना क्या है। हाँ, एक चीज़ और कि अगर पहले तो आप कोशिश किया करें कि जो भी लेक्चर मैं आपको समझाता हूँ उनको आप अच्छे से समझें, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो आगे आसानी से समझ में आए। और अपने नोटबुक में आप इन चीज़ों को नोट करते रहें। कंप्लीट जैसे आप लोग फेयर बनाते हैं वैसे ही फेयर आप कंप्लीट आपको करनी है, ठीक है, ताकि समय के बाद अब रिवीजन को, हालांकि ये आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये अवेलेबल हो जाएंगे, आपको हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इसमें ज़्यादा समय लगेगा आपको, तो आप जब कभी आपको समझ में ना आए कोई चीज़ तो वीडियो को पुनः आप प्ले करके भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न नंबर हमारा पहला है, क्या है? सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर पहले में क्या है पहले समझ लीजिए। यानी कि अगर कहना चाहें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है पहले समझते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बच्चा पहले तो हमको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। फिर उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हमको दिए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर 4 ही दिए जाते हैं, कई किताबों में कहीं कहीं आपको 3 भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बच्चा। 4 में से कोई एक सही होता है। अगर हमको पता होगा तो हम उसको ऐसे मार्क करना है, यानी कि हमको सही का चिन्ह लगाना है उसमें जो भी सही होगा, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे तो जल्दी से हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। देखिए भौतिक परिवर्तनों में, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या होता है उसमें आपको सही करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, क्या ऐसा भौतिक परिवर्तन में होता है? या दूसरा ऑप्शन देखिए पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, या तीसरा आपका जो देखिए नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले तो बात समझ लिए। अब चूंकि यहाँ पर पहले ही दिया गया है कि भौतिक परिवर्तनों में, यानी कि परिवर्तन तो हो रहा है, यानी कि ये वाला जो आपका जो चौथा वाला है बेटा ये तो कैंसिल हो गया। अब हमको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बच्चा हमने आपको पढ़ाए थे। हमने ये पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जो होता है बच्चा वो नहीं बनता है, ठीक है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ होता है वो बच्चा हमारा बनता है। तो इसमें क्या कौन सा आपका सही हो जाए? भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर पहले की बात की जाए तो पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। नया पदार्थ बन जाता है, ये भी रासायनिक होता है, ये तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है बच्चा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया हमको? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बदल जाती हैं, ठीक है। उसका आकार, रंग, रूप, ऐसी चीज़ें आपकी बदल जाती हैं, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, ठीक है। खा क्या है वो भी समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, ठीक है। अब प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होते हैं पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो आपने अगर लेक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा तो बच्चा आपको ये समझाया गया होगा, क्या समझाया गया होगा कि प्रत्यावर्तित जो परिवर्तन होते हैं बच्चा, उन परिवर्तनों में आपका जो जैसे पुनः अगर चीज़ प्राप्त हो जाए हमको तो वो आपका प्रत्यावर्तित होता है। जैसे
अगर दूध एक बार फट गया तो क्या फटे हुए दूध से पुनः सही दूध प्राप्त कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तीसरा वाला क्या दिया, मोमबत्ती का जलना, अगर एक बार मोमबत्ती जल गई तो क्या उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तीसरा वाला क्या हमारा कि सब्जी का पकना, अगर एक बार सब्जी पक गई तो क्या फिर उसको कच्ची सब्जी में बदला जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सही। हाँ, अगर मोम पिघले, देखो दोनों में अंतर है बच्चा, मोम का जलना एक अलग बात है और मोम का पिघलना दूसरी बात है। पिघली हुई मोम को, मान लीजिए कोई मोमबत्ती हैं 4-5 हमने एक कटोरी में ली, उसको जला नहीं रहे, पहले समझो उसको पिघला रहे, पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी आपकी। ठीक है, जब लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी तो अगर उसको हम ठंडा करेंगे तो फिर से हमें मोमबत्ती प्राप्त हो जाएगी, कहीं जाएगी तो नहीं मोम। ठीक है ना, मोम तो आपकी सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड ठोस से लिक्विड में बदली, और अगर हम उसको पुनः ठंडा कर दें तो फिर से हमको मोम प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कहीं अगर मोम जल गई तो फिर उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका जो बच्चा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन प्रत्यावर्तित परिवर्तन, यानी कि किस परिवर्तन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो राइट आंसर बेटा आपका होगा मोम का पिघलना। क्या होगा आपका? मोम का पिघलना, इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर सुने ध्यान से कि मोम का पिघलना और मोम का जलना दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, पिघली हुई मोम से मोम प्राप्त की जा सकती है, पर अगर मोमबत्ती को जला दिया जाए तो जो मोमबत्ती होती है वो गायब हो जाती है, यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, इसलिए आप उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो हमारा मोम का पिघलना, सेकंड वाला आंसर जो होगा बेटा वो राइट होगा। ठीक है, अब बेटा तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्वालामुखी का फूटना, ठीक है, कैसा परिवर्तन है? जैसे मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है या अनियमित परिवर्तन है? ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमको याद देना है, क्या देना है कि आपका जो ज्वालामुखी का फूटना होता है, ठीक है, ये बेटा अनियमित परिवर्तन होता है। अनियमित क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनका समय निश्चित ना हो, समझ में आई, वो कभी भी घटित हो जाएं। जैसे बरसात का होना, इसका कोई समय तो है नहीं, हालांकि मौसम जरूर होता है, ठीक है, पर समय ये नहीं होता। जैसे आज अभी हम पढ़ा रहे, हो सकता है कि अभी बादल आ जाएं और अभी बारिश होने लगे। आंधी का आना कभी निश्चित तो है नहीं कि कब आए कब ना आए, कभी भी आ सकती है। ठीक है ना, हाँ, ये हमको पता होता है कि इस मौसम में आंधी या बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कब होगी, समझ रहे हैं ना। तो मंद परिवर्तन क्या होते हैं? जो बहुत स्लो होते हैं। अनुकूल परिवर्तन जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। प्रत्यावर्तित परिवर्तन कौन से होते हैं? जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि जैसे कि अभी ऊपर हमने आपको पढ़ाया। और अनियमित परिवर्तन आपका होता है जिसकी डेट जो है, यानी कि समय जो है वो निश्चित ना हो। तो ज्वालामुखी का फूटना जो है वो इसी प्रकार का परिवर्तन, यानी कि चौथा ऑप्शन बच्चा जो होगा इसका वो सही होगा, अनियमित परिवर्तन, यानी कि ये कभी भी फूट सकता है ज्वालामुखी। ठीक है ना, तो हमको बेटा ये याद रखना है। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा क्या हमारा वो समझते हैं। रिक्त स्थानों की हमको भाई पूर्ति करनी है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, 4 से 5 नंबर में आपका क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, बहुत सारे एक ही चैप्टर के नहीं आते हैं, तो आप ये भूल जाना कि हो सकता है आपका पहला पूछ लिया जाए तो दूसरा जो ऑप्शन होगा वो किसी और चैप्टर से पूछ लिया जाएगा, लेकिन आते ऐसे ही हैं। ठीक है ना, तो गिलास का टूटना, यहाँ पर आपको जब परीक्षा में आएगा तो डॉट 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 होगा। ठीक है, यानी कि गिलास का टूटना जो है वो कैसा परिवर्तन है। ठीक है, तो आप भैया अगर गिलास आपके हाथ से छूटता है तो क्या उसमें समय लगता है टूटने में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, कि गिलास जो है वो गिरा और टूट गया, तो ये बेटा तीव्र परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं उन्हें बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। तो यहाँ पर गिलास का जो टूटना होगा बच्चा, यहाँ पर आपका तीव्र परिवर्तन होगा, यानी कि डॉट 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 में आपको बनना है तीव्र। और आपको जब भी कॉपी में भी जब आप नोट करेंगे बच्चा, तो इनको आप लोग ब्लैक से ही करेंगे। ठीक है ना, ये जो आपको फिल करना है ना, आप इसको ब्लैक से ही लिखेंगे। ठीक है ना, दूसरा क्या है बच्चा, देखिए भौतिक परिवर्तन में, है ना, वस्तु के कौन से गुण बदल जाते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जब भौतिक परिवर्तन है तो बेटा उसके भौतिक गुण ही बदलेंगे ना, और कोई गुण तो नहीं बदलेंगे। भाई परिवर्तन कैसा है आपका? भौतिक परिवर्तन है, तो जब भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण ही बदल जाते हैं हमारे। ठीक है ना, तो ये हमको याद करना है। ठीक है, अगर हम लोग गा की बात करें बच्चा, तो जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। ठीक है ना, ऐसे परिवर्तन जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए आपको दौड़ना है तो दौड़ना है, आपको नहीं दौड़ना है तो नहीं दौड़ना है। ठीक है ना, आपको खाना खाना है तो खाना है और नहीं खाना है तो नहीं खाना, ये हमारे हाथ में है ना। तो ऐसे परिवर्तन जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, असल में ऐसे परिवर्तन को बच्चा हम लोग कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। ठीक है, घा की अगर बात की जाए
तो घड़ी के पेंडुलम का जो दोलन होता है, ठीक है, वो बच्चा एक नियमित परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? एक नियमित परिवर्तन होता है। पेंडुलम का मतलब समझते हो ना? आपने देखा होगा कि जब दीवार घड़ी जो होती हैं उसमें एक इस प्रकार से घंटे के रूप में टंगा होता है, ठीक है, और वो इस प्रकार से मूव कर रहा होता है दोनों तरफ, ऐसे ही तो होता है, वो दोनों ओर क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। तो उसका बेटा वो जो टाइमिंग है ये हिलता रहता है ना, इसके टाइमिंग निश्चित होती है, ठीक है ना। तो ये नियमित परिवर्तन है, यानी कि लगातार होता रहेगा। हाँ, बात अलग है कि आपकी घड़ी में सेल ही ना हो या आपकी घड़ी चल ही ना रही हो, ठीक है ना, तो एक बात अलग है भाई, समझे। लेकिन ये नियमित परिवर्तन होता है, उसका टाइम निश्चित है कि इतने से इतने टाइम में ये यहाँ जाएगा और इतने से इतने टाइम में ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो जो पेंडुलम होता है घड़ी का, उसका जो परिवर्तन होता है, दोलन जो होता है, इस गति को बेटा दोलन गति कहते हैं, ठीक है। जो अपने अक्ष के दोनों ओर क्या करती है? गति करती है। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आप लोग किसी गुम्मे को, पत्थर को हाथ में लें धागे से बांध के और आप उसको थोड़ा सा घुमाएं, तो ये जो परिवर्तन होगा बेटा, ये जो गति होगी दोलन गति होगी, ठीक है। अभी आप आगे इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि घड़ी के पेंडुलम का जो दोलन है बच्चा, वो नियमित परिवर्तन है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है। क्या है प्रश्न नंबर 3? वो भी देखिए। सही विकल्प के सामने आपको सही का टिक करना है और गलत के सामने आपको गलत, ठीक है ना। क्या पूछा उन्होंने ये कहा है कि सही के सामने आपको सही का टिक लगाना है और गलत के सामने आपको गलत, ठीक है। तो फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है या नहीं, ये आपको सही या गलत में देना है। भाई जब आप दो चीज़ों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो क्रिया तो होगी ना। तो फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, तो आप बेटा टिक करेंगे यस, बिल्कुल होती है, तभी तो वो उसमें परिवर्तन होगा, यानी कि तभी तो वो कटेगा ना जब आप उसमें क्रिया कराएंगे दोनों की, ठीक है। आगे जरा दूसरा देखिए। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो अवश्य होता है, ठीक है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण जो होता है वो बच्चा अवश्य होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि जो आपका परिवर्तन होता है यानी कि कोई ना कोई कारण जरूर होता है, ठीक है। माफ़ी चाहते हैं, आप बीच में थोड़ी स्टॉप हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण जो होता है बच्चा वो अवश्य होता है, ठीक है। ये हमको रखना है बच्चा यहाँ, ठीक है। तो ये तो हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चा, चावल का जो पकना है वो भौतिक परिवर्तन है। इनका कहना यह है कि चावल का पकना जो है वो भौतिक परिवर्तन है। तो आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत। तो हमको ये बताइए क्या पके हुए चावल से आप पुनः जो चावल है उन्हें प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यानी कि आपका भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसकी जो इंटरनल गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ये वाला जो आंसर आपका होगा इसमें बेटा आप लगाएंगे क्रॉस, यानी कि ये जो आपका आंसर है बेटा वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सही गलत थे वो कंप्लीट होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर जो तीसरा है हमारा ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर चौथे की ओर, ठीक। चौथा क्या है बच्चा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है इसमें? का और खा 2 प्रश्न है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट, ठीक है। छोटी एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो हमको वो बताना है। तो आपको पता ही है कि परिवर्तन जो है आपकी किताब के अनुसार होते तो कई प्रकार के हैं और कई प्रकार से इनको डिवाइड किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो डिवाइडेशन का जो तरीका है, जैसे कि आपने पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया था वर्गीकरण, आप किसी भी तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। पर यहाँ पर हमको तो पढ़ना है, पाठ के अनुसार चलना है भाई। जो हमको पढ़ाया गया है हमको तो आंसर उसी हिसाब से देना है ना। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि आंसर जो है वो बेटा आपको जो पढ़ाया गया उसके अनुसार देना है, ठीक है ना। समझते हैं ना। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। वर्गीकरण क्या है, आपने क्या क्या पढ़े हैं? तीव्र तथा मंद परिवर्तन पढ़ा है आपने। सिर्फ परिवर्तन के प्रकार बताने, उनके अंदर नहीं बताना है। क्वेश्चन क्या है पहले समझिए, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, बस यही तो पूछा है ना हमको। तो यहाँ पर हमको 7 प्रकार के परिवर्तन जो हैं वो बताए गए हैं किताब के अनुसार। कौन कौन से? पहला है जो बच्चा वो हमारा है तीव्र या मंद परिवर्तन, ठीक है। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है नियमित या अनियमित परिवर्तन। और अगर तीसरे की बात की जाए तो वो हमारा होता है अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तन। चौथे की बात की जाए बच्चा तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। पांचवें की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। छठवें की बात की जाए तो अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। और अगर सातवें की बात की जाए बच्चा तो प्रत्यावर्तित
तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। ठीक है ना, तो ये हमारे 7 परिवर्तन ही हमको याद करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपकी किताब में यही परिवर्तन आपको बताए गए हैं, तो अपनी किताब के अनुसार ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से? फिर से एक बार जरा पढ़ते हैं। तीव्र तथा मंद परिवर्तन, दूसरा नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, तीसरा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, चौथा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, पांचवा प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, और छठवां अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, और अंतिम और लास्ट जो है हमारा वो है प्रत्यावर्तित, जिसको हम लोग उत्क्रमणीय है ना, और अप्रत्यावर्तित यानी कि जिसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब हमारा सिर्फ लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसके बाद शायद एक और है। ठीक है, स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, एक और है। ठीक है, का खा गा। ठीक, तो खा में क्या पूछा जा रहा है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को आपको स्पष्ट करना है कि भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इनमें क्या अंतर है। ठीक है, वो बच्चा हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ हम लोग लिख देंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन में पहला पॉइंट क्या होगा? परिवर्तन याद करना बहुत आसान होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, कई सारे परिवर्तन आप इसी तरीके से याद करते हैं कि एक में अगर ना है तो दूसरे में हाँ होगा, ऐसे तो होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। अब इसका आंसर आपको अपने आप पता चल गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, दूसरे परिवर्तन की अगर बात करें तो पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसकी बात हो रही है? भौतिक में। और रासायनिक परिवर्तन में उनकी संरचना जो है वो बदल जाती है, यानी कि परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, जैसे कोई एक पदार्थ बन जाए तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई नया पदार्थ बन गया ना तो उससे उसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है एक्सप्लेन करने के लिए कि मोम अगर पिघल जाए तो मोम से पुनः मोम प्राप्त कर सकते हैं। मान लो नमक पानी में घुल गया तो उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। कैसे? हम लोग पानी को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक जो है वो कटोरी में शेष रह जाएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए, अगर मान लीजिए कि लकड़ी एक बार जल गई तो जली हुई लकड़ी से आप लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये है रासायनिक परिवर्तन। अगर दूध से दही एक बार बन गया ना तो दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते आप। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। उम्मीद है कि आपको अपने आप ही याद हो रहे होंगे। ठीक, अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा होगा तो आप इसको आंसर हमें लगता है कि हमारे साथ ही दे रहे होंगे। ठीक, और अगर आपको आंसर आता है तो हमारे साथ ही आप रिवाइज करें। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन में इनकी अणुओं की संरचना में परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में संरचना में अंतर होता है। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जो प्राप्त नहीं होता है, उसको कोई नया पदार्थ अगर बनता भी है, नया पदार्थ तो नहीं बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पर रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर हमारा खा वाला जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है और ये आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बच्चा, आगे बेटा चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, ऊष्मा अवशोषित होने वाले कोई 2 परिवर्तन आपको बताने हैं। कोई भी बता सकते हैं आप 2। ठीक, आपकी किताब में 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। किसका? यानी कि पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज पर यदि हम जीव को रखें तो वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, अगर हम पानी में नौसादर को डालें, किसको डालें बेटा? नौसादर को डाल दें तो वो नौसादर क्या करता है? पानी से उसकी हीट को यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, और ग्लूकोज को जब हम जुबान पर रखते हैं ना, जीभ पर, तो वह ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसीलिए हमारी जो जीभ है वो ठंडा ठंडा अनुभव होता है। ठीक है, मान लीजिए आप बर्फ़ को अगर हम आपको रखें, बर्फ़ अपनी त्वचा पर रखें तो आपको कैसा अनुभव होता है? आपको ठंडा लगता है। कारण क्या होता है? ऐसा नहीं कि बर्फ़ जो है बच्चा वो आपको ठंडक दे रहा है, बल्कि ऐसा होता है कि बर्फ़ जो होता है ना, जिस स्थान पर वो रखी जाती है उस स्थान की हीट को खींच लेता है, गर्मी को पिघलने के लिए। ठीक है ना, इसलिए वो स्थान जो है वो ठंडा पड़ जाता है। शायद अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि जब बर्फ़ जो है वो हमें ठंडक नहीं देता। जैसे हमने बर्फ़ को हमने हथेली पर रखा तो हथेली पर ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि हथेली की जो गर्मी है, हीट है, वो उसको पिघलाने में व्यय हो रही है, जा रही है।
ठीक है, तो ये बच्चा आपको याद करना है। और यहाँ पर हमारे पाठ का होता है बेटा दी एंड, ठीक है ना, हमारा पाठ जो है बेटा वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5वां लेक्चर, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। और एक बार अगर आप चाहें तो आप दोबारा भी प्ले करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कई बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है बच्चा। तो पढ़ते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है।